right then, let's get going. Hmm. So now we have come to a juncture where we are done with all our theory, and now we are at a point where we can answer some questions. और ये questions मैंने try किया है कि previous years papers के कुछ reference से और similar examinations के जिनकी difficulty हमारे science के related questions से बराबर हो. तो कुछ ऐसे 20-25 questions और रखे हैं हमने इसमें, और let's see how much we can answer and how much of the information we have retained from our lectures. So, first question: on which theory of light depends upon? On which theory of nature does light depend upon? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आया है. ये हम लोगों ने पहले पढ़ा नहीं है, क्योंकि जो नेचर ऑफ लाइट है ये चीज क्लास 12th में, क्लास 11th में डिस्कस की जाती है इन सीबीएसई, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है एंड बहुत डिटेल्ड स्टडी करनी पड़ती है हमें टू गेट टू नो द कॉन्सेप्ट्स ऑफ. जैसे यहाँ दो चीज लिखी है, वेव नेचर एंड ये जो वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर. अब इनके बीच में डिफरेंशिएट कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज बहुत सारे इंट्रिकेट ग्राफ्स, फॉर्मूलाज और टिपिकल चीजें आ जाती हैं. सो इसको हमने पढ़ा नहीं था, बट वी कैन रिमेम्बर जस्ट दिस थिंग कि ऐसा ऑब्जर्वेशन से पाया गया कि light behaves in both ways. It also acts like a particle. Yes, that's true. And also in some cases it acts like a wave. तो light को किसी एक तरीके से नहीं देखा जा सकता. कुछ context में light can act as a particle, and कुछ context में it can act as a wave. So that being said, the answer should be both A and B. छोटी सी information है, इसको याद रखने के लिए बहुत मेहनत नहीं लगेगी. So this you guys can remember. Then the next question: why light is said to have a dual nature? ये भी इसी से related आया है question. तो जो हमने आंसर पहले दिया कि it can behave in both ways, वही चीज यहाँ पे भी explicitly लिखी है कि it exhibits the properties of waves and particles. यही simple सी चीज. The answer to this question being A. Now it is asked, which object does not reflect more light? अच्छा, तो इसमें क्या ऑप्शंस? काफी इजी इंग्लिश वाले क्वेश्चन लग रहे हैं मुझे. पॉलिश्ड सरफेस, शाइनिंग सरफेस, अनपॉलिश्ड. तो ये हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट देखा था रेगुलर रिफ्लेक्शन और इररेगुलर रिफ्लेक्शन का, इफ यू रिमेम्बर. एकदम अगर स्ट्रेट एंड स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कोई, तो उस पे जो रिफ्लेक्शन होगा लाइट का वो इवन होता है ऐसे टाइप का, एंड इसको हम लोगों ने रेगुलर रिफ्लेक्शन बोला था. एंड वहीं एक इररेगुलर सरफेस देखा था जो थोड़ा ऐसे उबड़ खाबड़ सा हो, तो उस पे लाइट का रिफ्लेक्शन काफी अजीब अजीब तरीके से था. किधर भी ऑल्दो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए जाता, बट इरेगुलर हो जाता है. तो इन माय ओपिनियन द आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी डज नॉट रिफ्लेक्ट का अनपॉलिश्ड ही होना चाहिए. द आंसर वुड बी सी. Yeah, good, good. Name a metal which is the best reflector of light. इनमें से आपको कौन से मेटल्स ऐसे लग सकते हैं जो, इसमें कोई केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन नहीं, पहले मैं बता दूं. ये सारे फिजिक्स रिलेटेड क्वेश्चन है. फिजिक्स हमेशा क्वेश्चंस पूछेगा जो किसी भी फिनोमिनन का रियल लाइफ इंटरेक्शन मांगे. तो इसमें हमसे ये नहीं देखना होगा कि गोल्ड का कुछ केमिस्ट्री में वो होता है, एटॉमिक नंबर होता है, तो उसमें ये होता है वो होता है. दिस इज डेल्ट बाय
Yeah, this is dealt by chemistry. And in physics, we are supposed to, keep the common sense at its best. तो यहाँ पे जो आप लोगों ने कॉमन ऑब्जर्वेशन से देखा हो, मिरर्स होते हैं बेस्ट रिफ्लेक्शन में, एंड उनके पीछे कुछ इस तरह का ही चीज होती है विच इज सिल्वर. एंड जब मिरर्स का हम कभी, इफ यू विल बी इंटरेस्टेड, अगर आप थोड़ा भी सर्च करेंगे मिरर्स कैसे बनते हैं, तो उसके पीछे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, मतलब कि ये जो हम ऐसे ड्राइंग बनाते थे प्लेन मिरर की, और ये ऐसे डैशेस जो बना देते हैं, दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स, ये लाइन जो है, ये एक बस एक स्मूथ सरफेस है जैसे ग्लास, और उसके पीछे एक बहुत पतली फिल्म चिपकी हुई है, एक फिल्म उसके पूरे ग्लास के पीछे चिपकी हुई है, दैट इज मेड आउट ऑफ सिल्वर. सिल्वर इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट इन दीज केसेस. So the answer being the silver. And आप लोगों ने सही आंसर्स दिए चैट में. Very good. Moving on. An incident ray is. Incident ray कहाँ से आया क्वेश्चन में? इंसिडेंट रे नाम की चीज हम लोगों ने पढ़ी थी अपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के टाइम ही. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में 3 चीजें हमने पढ़ी थी. 2 लॉज होते हैं कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे बोथ आर इक्वल एट एंगल्स फ्रॉम द नॉर्मल. मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द मिरर सब एक ही प्लेन पे लाई करती हैं. ये दोनों लॉज थे रिफ्लेक्शन के. इंसिडेंट रे, आती हुई रे, इससे रिलेटेड क्या चीज सही है? पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर, रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक टू द मिरर, ये तो नहीं हो सकता, दिस इज रॉन्ग. देन रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन मिरर सरफेस, ये could be the ray which makes right angle to the mirror surface, ये नहीं हो सकता. पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे फॉल्स, ये नहीं है, ये तो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाता है. इसको आप तो एलिमिनेशन से भी हम इस आंसर तक पहुंच पाए. दिस बीइंग द राइट आंसर, रे ऑफ लाइट व्हिच फॉल्स ऑन मिरर सरफेस. Yes, you guys have answered right in the chat. Which statement is correct about the laws of reflection? Laws of reflection अभी हमने जस्ट बोले दोनों के दोनों, उसको दिमाग में रखते हुए इस क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं. इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. तो सही हो गया, डेफिनेशन का ही है, एक ही आंसर सही है. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये भी एकदम सही है. Angle of incidence is equal to the angle formed by normal ray. नहीं, ये गलत हो जाएगा. एंगल ये सही नहीं हो सकता. नॉर्मल रे हमारी जो है 90 डिग्रीज बनाती है, एंड इट कैन ऑल्सो बी करेक्ट, बट इनमें से सबसे ज्यादा करेक्ट क्या होंगे ये देखने में. द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अच्छा ये एक चीज मैंने यहाँ पे गलत लिख दी. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस. इसके लिए पहली कंडीशन यही है कि सरफेस जो है वो स्मूथ होना चाहिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस. और क्या और होगा? नहीं नहीं, दिस इज सही, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, देयर इज नो पॉइंट इन दैट. इरेगुलर रिफ्लेक्शन में भी हमने ये देखा था कि अगर इरेगुलर रिफ्लेक्शन में भी एट एवरी पॉइंट दिस वाज होल्डिंग ट्रू. ये जो एंगल बनता है दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू द अदर, यही रिफ्लेक्शन का लॉ है. सो यस, फर्स्ट एंड सेकंड आर डेफिनेटली करेक्ट. अब इनमें से हमारे 2 ऑप्शन जो थे, जैसे 2 and 3, 3 and 4, ये तो नहीं सही है. अब हमें देखना इनमें से ही है कि आइदर दिस, ये सही है या फिर ये सही है. तो फोर्थ वाला भी देख लेते हैं. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 नहीं होता, क्योंकि फिर वो रिफ्लेक्शन रह ही नहीं जाएगा. फिर लाइट आ रही है, जा रही है, देयर इज नो क्या कहते हैं, पॉइंट इन दैट, वोंट बी कंसिडर्ड रिफ्लेक्शन. ऑल्दो इस ये एंगल वाली सारी जो थ्योरी है दैट इज ट्रू,
बट हमेशा एक उसके न्यूमेरिकल पोर्शन में ये चीज होती है कि जो आई है, आई इक्वल्स टू आर, और ये जो होते हैं लेस देन जीरो, इक्वल नहीं लेगा यहाँ पे इसकी 90, ये इसकी रिक्विजिशन होती है, सो दैट रिफ्लेक्शन पॉसिबल हो पाए और उसके ऑब्जर्वेशंस लिए जा पाए. सो दैट इज व्हाई दिस लास्ट ऑप्शन आई डोंट थिंक इज करेक्ट. सो हमारे पास ये आंसर सही बचता है, which is both A and B, or one rated. Yes, you guys have answered the right option. It's first and second. Very good. जिन लोगों ने सिर्फ अच्छा नहीं, सबने ही सही आंसर दिया नीचे वाले ऑप्शन से. वेरी गुड. Then we are moving to the next question. When a parallel beam of incident light is reflected as a parallel beam in one direction, this reflection is known as. तो ये क्या कह रहा है कि एक प्लेन सरफेस है, उसमें एक पैरेलल बीम आ रही है लाइट की ऐसे, एंड इट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड बैक ऐसे. तो ये कौन सा रिफ्लेक्शन हुआ, ये पूछ रहे हैं. गाइस आंसर इन द चैट, व्हाट काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन इज दिस. वेरी गुड. द आंसर इज डी. इट्स अ रेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर वर्ड ही हमें देख के समझ में आता है कोई चीज अगर सिमेट्री से हो रही हो या सही तरीके से हो रही हो. तो दिस लुक्स लाइक वेरी रेगुलर एंड दिस इज द रेगुलर रिफ्लेक्शन. Answer to this question would be D. Then anything which gives out light rays is called. ये एक अच्छा क्वेश्चन है. अभी तक हम जितने चीजें पढ़ते आ रहे हैं अपैरेटस ऑफ लाइट ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड, उसी में आंसर छुपा है इसका. तो देखते हैं क्या. रियल इमेज, वर्चुअल इमेज. इमेज तो क्या होती है भाई, इमेज इज व्हाट वी गेट आउट ऑफ द रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन किसी लाइट से इंटरेक्ट करते हुए सरफेस से. जैसे हमारा ये है लेंस थी, या फिर हमारा क्या कहते हैं मिरर था. इससे रिलेटेड जब लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके जाती है, रिफ्रैक्ट होती है लेंस में से, तब बनती इमेजेस. द इमेजेस विल नॉट बी included in this, so we can safely take them out. Object and image, image भी यहाँ से हटा दिया जाए. तो the answer should be C. एंड ये साफ भी है क्योंकि ऑब्जेक्ट किसी भी लाइट से रिलेटेड इंटरेक्शन के बीच में जब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो या तो वो खुद लाइट निकाल रहा होगा अपनी तरफ से, या फिर आउटसाइड से इंसिडेंट लाइट, जैसे हम लोगों ने कई बार देखा है जब हम लोग इन्फिनिटी वाला केस देखते हैं लाइट इमेज फॉर्मेशन में इन मिरर्स एंड एज वेल एज इन लेंसेज. तो ऐसे सब कुछ देखा था हमने, राइट. ये लेंस है, देन स्ट्रेट लाइन बन गई हमारी इसकी, फिर यहाँ से जो पैरेलल रेज आ रही थी, ये कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है मान लो, यहाँ पे ऐसे हर तरफ से लाइट रेज आती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ. यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है सम सॉर्ट ऐसा, तो इससे टकरा के जो लाइट वापस जा रही है ऑन द मिरर, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट. यहाँ से जो लाइट आ रही है टुवर्ड्स द मिरर या लेंस, दैट इज इम्पोर्टेंट. अब इस ऑब्जेक्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होगा, बहुत दूर रखा है, तब तो सारी जो लाइट रेज आएंगी वो ऐसे पैरेलल बन के चली आएंगी. और जब हम लोग कोई पास का ऑब्जेक्ट देखते हैं, जैसे ये तो इन्फिनिटी नहीं लग रहा है बट ये जो पास का ऑब्जेक्ट है, तो इसकी लाइट रेज फिर डिफरेंट बननी चाहिए. इससे जो आती हुई लाइट रेज हैं वो लगभग ऐसी सी दिखेंगी हमें, एक ऐसे जाती हुई, फिर एक
यहाँ से जा रही है, फिर ये रिफ्रैक्ट बैक कर रही है। एक यहाँ से लेते थे और एक यहाँ से लेते हैं, सो दैट हमें क्लियर इमेज मिले इसकी। So the answer would be object. Clearing this and moving on. We see the image of our face when we look into the mirror. It is due to what? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। हम अपनी इमेज क्यों देख पाते हैं मिरर में? क्योंकि लाइट हमारे चेहरे से रिफ्लेक्ट होके वापस हमें मिरर से दिख रही है। सो द आंसर शुड बी वेरी क्लीन एंड सिंपल रिफ्लेक्शन। Easy question. Moving on. The image formed on a cinema screen is an example of. सिनेमा स्क्रीन में क्या होता है भाई? एक स्क्रीन जो बड़ी सी रखी हुई है, यहाँ पे लगी है, पीछे यहाँ एक छोटा सा क्या होता है? कोई ऐसी सी चीज होती है ना जो ऐसे कर रही होती है, प्रोजेक्ट कर रही होती है ना, तो प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर डज दिस। द इमेज फॉर्म्ड ऑन सिनेमा स्क्रीन इज ड्यू टू, लेट्स सी द ऑप्शंस। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, पॉइंट इमेज, प्लेन इमेज। अच्छा, हम लोगों ने इमेज का क्राइटेरिया क्या लिया था? रियल कब बोलते थे? एकदम शुरुआत में जो हमने सीखा था। अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन जैसी चीज तो हो नहीं रही, यहाँ पे ओपेक बॉडी है, यहाँ से लाइट रेज एमिट ही की जा रही है, रिफ्लेक्शन वाली चीज नहीं है, ना ही रिफ्रैक्शन वाली चीज है। यहाँ पे सीधे सीधे हमें इंटरेक्शन देखना है लाइट का किसी स्क्रीन के साथ। एंड वी नो दैट व्हेन an image can be taken on a screen, yes Pooja, you're right, the image is a real image। जब किसी भी सोर्स से एमिटेड लाइट को हम एक स्क्रीन पे रिकॉर्ड कर पाए तो उसे रियल कह देते हैं। ये सबसे बेसिक डेफिनेशन थी क्लास 7th या क्लास 6th वाली, क्लास 7th वाली क्लास में हमने पढ़ा था। सो दिस इज गोइंग टू बी ए रियल इमेज, आंसर बीइंग ए। काफी बेसिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, ऑल्दो ये थोड़े इजी ज्यादा हैं एंड इस बार के पेपर में थोड़े ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस आए। बट यू नो बहुत कुछ, बहुत ट्रिकी चीजें नहीं आती हैं सारी। रियल लाइफ जैसे सर बोलते हैं, वीरेन सर की, इसको रियल लाइफ से रिलेट करके देखो, जो भी आप पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो वो कैसे आपके सामने ऑब्जर्वेशन में आपको दिखता है अपने अराउंड। सो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, सिनेमा में लोग जाते हैं, दिस कैन बी आस्क्ड। When is the distance between the object and when the distance between the object and the plane mirror increases, तो क्या होता है? प्लेन मिरर के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है। अब प्लेन मिरर में फटाक से बना देता हूँ और पैचेस होते हैं ढेर सारे प्लेन मिरर में, बहुत पैरेलल तो नहीं बने, बट दिस इज अ प्लेन मिरर। एंड क्या जा रहा है कि द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसे रखा हुआ है यहाँ, मान लीजिए कि इमेज बन रही है एग्जैक्टली इसके बराबर। What happens when distance between object and plane mirror increases? Image remains same, size of the image become less than size of the object, distance between image and plane mirror increases, distance between image and plane mirror decreases। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, हमने ये तो देखा ही हुआ था कि अगर ये चीज इधर ले जाएंगे तो ये यहाँ पे बढ़ेगा इक्वानिमसली। प्लेन मिरर हमेशा सेम बिहेवियर दिखाता है, जितना पास लाएंगे इमेज को उतनी इमेज दूर मतलब जितना पास ले जाएंगे ऑब्जेक्ट को मिरर के पास उतना ही इमेज पास आएगी, दूर ले जाएंगे दोनों चीज साथ में अपार्ट रहती रहेगी। काफी सिमेट्रिकल बिहेवियर होता है। सो द आंसर गिवन इन द चैट इज सी, व्हिच इज distance between image and the plane mirror increases. That is true and this should be the answer. C is the right answer. Next question. लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन याद है आप लोगों को? एम्बुलेंस से रिलेट करके हमने पढ़ा था। अगर कभी भी लैटरल इन्वर्जन चीज आए, एम्बुलेंस वाला एग्जांपल हमेशा याद करना है।
कि क्या होता है सेम प्लेन पे इन्वर्जन जो देखने को मिलता है कि जैसे अगर कैसे बताएं हम आपके सामने अगर कोई इमेज का डायरेक्शन इधर है कोई चीज ऐसे लिखी है तो मिरर में आपको वो ऐसी दिखेगी इन्वर्टेड ऑन द रियल प्लेन ऐसे उल्टी इमेज दिखेगी लेफ्ट टू राइट का राइट टू लेफ्ट हो जाएगा right side of the object will be right side of the image left side of the object will be left side of the image up side of the object will be down side of the object नहीं lateral inversion ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे देखा जाता है ऐसे वर्टिकल प्लेन पे नहीं तो ये ऑप्शन तो सीधे सीधे हम हटा देंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन बचेंगे दे विल बी एक सेकंड अपसाइड था ना सॉरी 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 ये मैंने कैसे हटा दी ये नहीं लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन लेफ्ट साइड राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट साइड ये दो जो ऑप्शंस हैं ये यहाँ वाले ये तो इन्वर्जन दिखा ही नहीं रहे हैं क्योंकि अगर राइट ऑब्जेक्ट की जो है मिरर में भी राइट ही दिख जाएगी मतलब कि वो इमेज है वो आपका मतलब यू नो मिरर इमेज नहीं है बट यहाँ पे इन्वर्जन दिख रहा है हमें right of the object will be left side of the image so this is going to be the right answer the sun is seen before the actual sunrise because of हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है सनराइज का टाइम जो होता है उससे पहले भी सन दिखता है तो क्यों काफी रेड एंड बिग दिखता है वो सन कुछ रिफ्रैक्शन टाइप का भी अरे मैंने तो आंसर ही बोल दिया रिफ्रैक्शन ही फिनोमेना है यहाँ पे बट क्या होता होगा थोड़ा सा देख लेते हैं ये अर्थ है अर्थ के अराउंड एक ऐसी लेयर है एटमॉस्फेयर की ये हो गई हमारी अर्थ ये हो गया एटमॉस्फेयर तो अरे यहाँ से जैसे लाइट रेज आती हैं तो सन से जो लाइट रेज आ रही हैं वो इसके थ्रू पास होती हैं एटमॉस्फेयर के एंड यही एटमॉस्फेयर एक लेंस का काम करता है कई बार एंड शायद वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं लाइट रेज अंदर की तरफ या बाहर की तरफ तो एयर पॉकेट्स बिहेविंग एज कॉन्वेक्स या कॉनकेव लेंसेज जिस टाइम में जैसा हो उसके हिसाब से तो अगर कोई चीज कहीं भी लाइट जैसे कोई चीज अपने समय से पहले या फिर अपने लाइन ऑफ साइट के आगे या पीछे कैसे दिखेगी जैसे यहाँ पे अगर लाइट आ रही होती जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है ऑब्जर्वर यहाँ पे ऐसे खड़ा हुआ है अर्थ पे एंड लाइट उस तक सीधे सीधे पहुंच रही थी ऐसे ऐसे उसके तक पहुंची स्ट्रेट लाइन तो उसको तो चीज तभी दिखनी चाहिए जब वो यहाँ तक आ चुकी हो इमेज कोई भी ऑब्जेक्ट है जैसे सन ही है सन यहाँ पे आ चुका सन अगर यहाँ पे आ चुका होगा तभी दिखेगा बट वो उसे पहले दिख जा रहा है इसका मतलब ये है कि उसकी लाइट रेज कहीं नीचे से आ रही है एंड देन वो ऊपर दिख जा रही है उसे तो दिस विल बी एक्चुअली लाइक दिस सन कहीं यहाँ पे है and इसकी जो लाइट रेज है ऐसे आके ऐसे रिफ्रैक्ट हो जा रही है बेंड हो जा रही है उधर की उससे पहले दिख जाता है एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन था फॉर दिस आंसर इज गोइंग टू बी बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्लेक्शन मतलब लाइट टकरा के वापस चली जाना स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब लाइट बिखर जाना इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ रिफ्रैक्शन लेकिन इस केस में स्कैटरिंग का चीज हो नहीं रही है वो डिफ्यूजन में कही जाती है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट ये एक साइंटिफिक नाम है या एक बोल्ड इंग्लिश वर्ड है फॉर ये है कि भाई लाइट ट्रेवल्स थ्रू अ स्ट्रेट लाइन दैट इज ट्रू लाइट इज स्टिल ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन लेकिन एटमॉस्फेयर पे वो रिफ्रैक्ट कर जा रही है
Due to continuous bending of light, yes. Atmospheric refraction, these are more refined words to what I just said. Butter paper is an example of, यही एग्जाम्पल मैंने लिया था इस टॉपिक को बताते समय भी, तो देखते हैं क्या हो सकता है। ओपेक हो सकता है। एल्यूमिनस तो कोई चीज ही नहीं होती है, हमने पढ़ी नहीं लाइट के कॉन्सेप्ट में, तो हटा देते हैं। ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट और ओपेक, यही दो चीजें हमें देखने को मिलती हैं। इन दोनों में से हो सकता है आंसर। ट्रांसपेरेंट नहीं होगा क्योंकि भाई ट्रांसपेरेंट में तो पारदर्शिता होनी चाहिए, सब दिखना चाहिए। ग्लास होता है ट्रांसपेरेंट, बटर पेपर वैसा तो नहीं दिखता। तो इन दोनों में से होगा कुछ। ओपेक हमेशा ऐसे को कहते हैं जिससे कोई लाइट पास ना हो, बट बटर पेपर को अगर आप लाइट के सामने करेंगे तो कुछ छनी हुई रोशनी तो पास होती है। दैट इज व्हाई इट इज अ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। Easy answer, easy question based on definition. Moving on. Power of accommodation of I implies, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं ये आंसर कर पाएंगे आप लोग नहीं। Try to answer this one. Power of accommodation of I, accommodation, I क्या accommodate करती है? आंख किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है, क्या कर रहा होता है? Hmm, hmm, answers not that correct, but try. Shruti has given the right answer. Shruti has given the right answer. Change of focal length of eye lens. इसका आंसर इसके डेफिनेशन या आई के वर्किंग में ही छिपा हुआ है। आई करती क्या है? आंख जो है लाइट का इनपुट लेती है, जैसे कैमरा के सेंसर्स होते हैं वैसे आई भी जो है लाइट का इनपुट लेती है एंड उससे इमेजेस बनाती है। तो हमने ये तो देखा है ना कि लेंस हो गई आई हमारी, एंड लेंस हमेशा क्या करती है, ऐसे आती है कुछ तो ये रोशनी को ऐसे रिफ्रैक्ट करके इमेज बनाती हैं। इमेज सबसे शार्प कब बनती है? जब फोकस पे बने इमेज, एक लेंस के फोकस पे जब होगी तब इमेज शार्प बनती है, और जितना फोकस से आगे पीछे होगी उतनी ही डिफरेंट, या ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके ऊपर जो लाइट रेफरेंस में रहती है हमेशा, और यही सबसे शार्प इमेजेस फोकस पे बनेंगी, ये नोन। तो एक लेंस की ऐसी क्या चीज है जिसको वैरी करके ये आगे पीछे किया जा सके? इस लेंस की फोकल लेंथ, जो एफ नाम का यहाँ वेरिएबल लिखते थे हम लोग, F1 है और F2 होता है, यही जो है इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसी लेंस की। अब एक ऑब्जेक्ट जो है बनाई गई लेंस है वो तो चेंज नहीं होगी क्योंकि एक बार बन गई, बट आवर आई हैज सर्टेन मसल्स, वो ऐसे इसकी लेंस को खींच तान के बढ़ाती घटाती रहती है। इसलिए वी कैन फोकस ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। जब हम देखते हैं तो दूर की चीज भी देख पाते हैं और पास की चीज भी देख पाते हैं, एंड दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। आईज के हमारे ये एक वेरी फंडामेंटल काम में से एक है, फंडामेंटल क्या, मेन काम है इसका। Then moving on, which of the following parts of eye protects the eye and gives it shape? ये हम लोग ने पढ़ा नहीं है, बट ये एक इंफॉर्मेशन रिलेटेड, मेमोरी रिलेटेड क्वेश्चन है जो हमें याद करना पड़ेगा। स्क्लेरा, याद कर लीजिए, मुझे भी नहीं याद है ये, मैं भी याद कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। स्क्लेरा इज द पार्ट which protects the eye and gives it shape. Sclera. फिर the next question is, the human eye forms the image of an object at its, image कहाँ बनती है? ह्यूमन आई पढ़ते हुए उन्होंने ये देखा था, ऐसे कुछ ह्यूमन आई का वो एरिया है, एंड यहाँ पे हमारी लेंस होती है,
यहाँ पे बहुत सारी बीच की चीजें, एंड देन इसको अगर एक सिंपल अपैरेटस से रिलेट किया जाए, जैसे कि हम लोगों ने अभी तक देखे हैं, लेंस से निकलता हुआ कोई स्क्रीन अगर लगाते हैं उसके सामने, वही बनती है इमेज जो लाइट पास हुई। दिस पार्ट ऑफ द आई विच इज एट द बैक, ये जो है रेटिना कहलाता है ना। यहीं पे इमेज बनती है, इसी को पर्दा कहते हैं आंख का हमारे। तो रेटिना विल बी द आंसर। रेनबो इज कॉज्ड ड्यू टू, ये भी हम लोगों ने टैकल किया है। कलर्स, कुछ लाइट, वाइट लाइट और कलर्स के बीच का एक हमने इंटरेक्शन देखा था। तो क्या हो सकता है इसमें से? कुछ ऑप्शंस देखते हैं। जैसे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, और ये हमारे स्कोप के बाहर का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए भी नहीं। एंड इंटरफेरेंस लाइट के वेव नेचर का क्वेश्चन है, और ये जो फिनोमिनन है ये वेव नेचर से रिलेटेड नहीं दिख रहा है यहाँ पे। है वैसे लाइट का हर फिनोमिना वेव एंड पार्टिकल नेचर से रिलेटेड है, लेकिन इंटरफेरेंस नहीं देखते हैं हम लाइट का इन दिस। इंटरफेरेंस के लिए हमेशा कुछ कॉम्बिनेशन चाहिए होगा, दो डिफरेंट लाइट्स का इंटरेक्शन जब हम देख रहे होंगे, अभी तो वो हमने देखा नहीं है। क्वेश्चंस आर इन आवर ओन स्कोप। ये नहीं होगा। डिफ्रैक्शन ऑफ सन रेज फ्रॉम वाटर ड्रॉप्स, ये कुछ लग रहा है, हो सकता है। फिर क्या है? डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट फ्रॉम वाटर ड्रॉप, रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट फ्रॉम एयर पार्टिकल। रिफ्लेक्शन तो होगा नहीं, रिफ्लेक्शन में तो लौट के वापस चली जानी चाहिए लाइट, उसका कुछ बटेगी नहीं। लाइट विल नॉट ट्रांस डिफरेंशिएट इनटू अ लॉट ऑफ पार्टिकल्स या डिफरेंट वेवलेंथ्स। तो ये तो मुझे नहीं लग रहा है। हमने दो दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, हमें देखना है इन दोनों के बीच में डिस्पर्जन या डिफ्रैक्शन। तो डिस्पर्जन तो हमने पढ़ा है, एंड क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स पीपल हैव answered, and yes, you're correct, the answer would be dispersion of sunlight. Disperse मतलब ऐसे फैलना, डिफ्यूज, डिस्पर्जन यही है। तो ये हो क्या रहा है रेनबो में? व्हाइट लाइट इज डिस्पर्सिंग इनटू द सेवन कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम, तो वही चीज हो रही है यहाँ पर। The answer is dispersion of sunlight from water drops. Light exit the drop. Yes. Exit मतलब ये रिफ्रैक्शन वर्ड जो है, रिफ्रैक्शन लाइट का, रिफ्रैक्शन जो वर्ड है उसी से बना है डिस्पर्जन भी। डिस्पर्जन इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। Okay, then in the visible spectrum, the color having the shortest wavelength, color having shortest wavelength is, इसको ध्यान से देखिएगा, कोशिश करिए इसको सॉल्व करने की। वैसे ट्राई करता हूँ बनाने का। एक, दो, तीन, चार, 7 कलर्स हो गए अगर यहाँ। हाँ, फिर अगर ये विबग्योर है तो इसमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी है, ये बताना है। वैसे एक हिंट ये है कि अगर हम इस तरफ जाते हैं, फ्रॉम हियर टू हियर, तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, ये चीज लिखी है आप टुवर्ड्स दिस। तो द आंसर इज नॉट बी, माय फ्रेंड्स, द आंसर इज, इस आंसर इज सी,
बिकॉज ये थोड़ा मतलब हमने पढ़ा भी नहीं है, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि सब लोग सही आंसर दें, बट ये कुछ ऐसा चलता है। इस डायरेक्शन में वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है, इस डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है। मतलब जितनी ज्यादा वेवलेंथ ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी और ये सब क्या है जो हम बात कर रहे हैं, ये बेसिकली लाइट ऐसे वेव बनती है। ये जो वेव है, ये मान लीजिए बड़ी वेवलेंथ कहलाने लगी, इस टाइप के फिगर को कहेंगे बड़ी वेवलेंथ, क्योंकि एक जो वेव का ये पूरा कंप्लीशन है टाइम पीरियड का, ये काफी बड़ा दिख रहा है, डिस्पर्स था। एंड if we take a look at this kind of हाँ, पर ऐसा कुछ देखें वेव, ये दिख रहा है फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा है, मतलब एक ही टाइम में, मतलब 0 से लेकर t तक में ये ज्यादा बार ऑसिलेट कर जाए तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसकी कम। तो रेड होगा सबसे ज्यादा वेवलेंथ की, और वायलेट होगा सबसे कम वेवलेंथ की, इन 7 कलर्स के उसमें। इसको भी याद रख लेंगे, उसको ज्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे। विबग्योर अगर याद रहेगा तो आपको डिफरेंशिएट करना आएगा हर कलर को। अगर अगर ये भी कह दिया जाए कि ऐसे क्वेश्चन में कि अरेंज इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आपको ये वाली चीज पता है, इफ यू नो दिस थिंग, विबग्योर क्या चीज है, इसमें बस आपको ये पता हो कि दिस इज द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ एंड दिस इज द हाईएस्ट वेवलेंथ। स्मॉल से लार्ज आपको पता है, आप फिर इनके थ्रू बीच वालों को अपने आप ही ऐसे अरेंज कर लेंगे, बीच वालों को, है ना। ये वाले सब अपने आप अरेंज हो जाएंगे। ओके, मूविंग अहेड। क्वेश्चन आता है, splitting of white light into 7 colors on passing through a glass prism is due to, तो हम लोगों ने अभी देखा, इट वॉज कॉल्ड डिस्पर्जन। उसका एग्जैक्ट आंसर है डिस्पर्जन। लेकिन डिस्पर्जन किस टाइप का फिनोमिना है? डिस्पर्जन किसी एक बड़े ब्रॉड कैटेगरी ऑफ फिनोमिना, लाइट में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यही दो चीजें होती हैं। आइदर लाइट रिफ्लेक्ट्स ब्लैक फ्रॉम अ सरफेस, या फिर लाइट गोज थ्रू अ सरफेस एंड देन गोज थ्रू सम चेंजेस। तो रिफ्रैक्शन से ही ये पार्ट्स, ये स्पेशल केसेस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शन बने हैं, विच इज dispersion, diffraction, scattering, बहुत कुछ। तो refraction being the right answer. A. Next, consider telecommunication through optical fibers. Which of the following statement is not true? ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये हमने पढ़ा नहीं है, बट दिस कैन बी आस्क्ड। तो टेलीकम्युनिकेशन ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू हो रहा है, जो डेटा है वो ऑप्टिकल फाइबर्स में जा रहा है। और ऑप्टिकल फाइबर का मैं कुछ एक डायग्राम बना देता हूँ। कुछ ऑप्टिकल फाइबर जो है, ऐसे सी एक विंडो होती है, तो बहुत पतली होती है, तो मैंने बहुत मैग्नीफाई कर दिया, बट दिस इज हाउ इट इज। लाइट एंटर करती है किसी एंगल पे उसमें, और ऐसे रिफ्लेक्ट होते होते जाती है। इतने फास्ट इसीलिए होते हैं फाइबर कनेक्शन ऑप्टिकल वाले, क्योंकि वो लाइट के थ्रू इंफॉर्मेशन आप तक ला रहे हैं। एंड लाइट कितनी फास्ट है, 3 × 10⁸ इतनी तेज। इट्स फास्टर देन इलेक्ट्रिसिटी एट दिस पॉइंट। तो ऐसे रिफ्लेक्ट होते होते ऑप्टिकल फाइबर में से जाती है लाइट। अब ऑप्शंस देखते हैं क्या है। ऑप्टिकल फाइबर कैन बी ऑफ ग्रेडेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ट्रिकी ऑप्शन है।
Optical fibers have extremely low transmission loss. This could be, this could be the right answer. देखते हैं लेकिन और ऑप्शन देखते हैं. Optical fibers are subject to electromagnetic interference from outside. This, who knows? Optical fibers may have homogeneous core with a suitable cladding. अब ये तो ऑप्शन हमें पता ही नहीं है, ये क्या चीज होती है कि सूट क्लैडिंग क्या होता है और होमोजेनियस क्या होता है. होमोजेनियस वैसे पता है हमें क्या होता है, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर्स की मेकिंग और इस चीज पे रिलेटेड हम नहीं आंसर कर पाएंगे. कुछ आंसर जो हो सकता है इन तीन में से हो सकता है, आउट ऑफ दीज थ्री ऑप्शंस. तो इसको जो है हम थोड़ा सा हटा देते हैं अपने कॉन्टेक्स्ट में से. ऑप्टिकल फाइबर्स एक्सट्रीमली लो ट्रांसमिशन लॉस, ये तो ट्रू है. एंड क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. सो ये भी आंसर हट जाएगा. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस फ्रॉम आउटसाइड, ये चीज हमेशा ध्यान रखी जाती है किसी भी ट्रांसमिशन के मीडियम को बनाते समय कि वो इतने ज्यादा मतलब सूटेबल हो फॉर ट्रांसमिशन, कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी वायर्स भी हैं, उनको इंसुलेट किया जाता है इतने तरीके से कि उसको हाथ से भी छुआ जाए इंसुलेटेड वायर को तो कोई दिक्कत नहीं होती इंसान को जो छूना. बट एज यू कैन सी इस केस में यही आंसर सबसे सूटेबल लग रहा है, विच इज द सी. ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकती. ऑप्टिकल फाइबर्स आर नोन टू हैव अ वेरी very good transmission efficiency, and that is why this would be the answer. And yes, similar to an electrical cable, yes, option C is the right answer, Pooja. An optician, while testing eyes, find the vision of a patient to be 612. By this means that अब ये आप दिस इज अ कन्वेंशन, ये आप किसी आई टेस्टिंग सेंटर में भी जाएंगे तो पता चल जाएगा. ये जो भी चीजें लिखी होती हैं हमेशा एक ही चीज को नाप के लिखी जा रही थी. अगर इंच में नापा जा रहा है तो 6/12 भी इंच ही होगा. अगर मीटर्स है तो मीटर होगा, फीट है तो फीट होगा. तो इस क्वेश्चन के आंसर में कॉमन सेंस लगेगा. एंड पर्सन कैन रीड लेटर 6 मीटर इज अ नॉर्मल आई कैन रीड फ्रॉम 12, ये होता है 6/12. येलो कलर light is used as fog light because yellow color. इसका आंसर होगा सी. ये भी वही विबग्योर वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा और ऑब्जर्वेशन बेस्ड है. इस पे थोड़े टेस्ट किए गए इसलिए पता चला है. तो इट हैज द लॉन्गेस्ट wavelength among all colors except red orange, but red color is already used for brake light, stop light, whereas orange color is avoided due to its similarity with red. तो ये कॉमन सेंस से बनाया गया. वेवलेंथ अगर ज्यादा होगी किसी कलर की तो वो ज्यादा दूर तक जाएगा, वो वेव में हम देख पा रहे थे. और जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ब्राइट हो सकती है लाइट. तो वायलेट लाइट ज्यादा ब्राइट में दिखती है एज कम्पेयर टू रेड. रेड थोड़ी डल दिखती है बट दूर तक देखी जा सकती है. तो रेड और ऑरेंज कलर्स पहले से यूज होते आ रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है. तो जाहिर सी बात है कि नया कलर यूज होना चाहिए फॉग लाइट के लिए, ताकि डिफरेंशिएट कर पाए ट्रैवलर कि क्या चीज आ रही है सामने से और क्यों आ रही है. द आंसर इज वेरी ऑब्जर्वेशन बेस्ड एंड अ कॉमनसेंसिकल आंसर. Okay, then moving ahead. When a drop of oil is spread on a water surface, it displays beautiful colors in daylight because of. ये थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, मैं ये क्वेश्चन स्किप करना चाहूंगा. इसका आंसर बेसिकली है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. यहाँ पे वेव नेचर है जो लाइट का वो काम कर रहा होता है. यहाँ वाटर से भी जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसका क्या कहते हैं
रिफ्लेक्शन जो है उस लाइट का रिफ्रैक्शन प्लस जो ऑयल से लाइट पास होके जा रही है उसका रिफ्रैक्शन, वो दोनों मिक्स होके कुछ बनाता है. सो दैट इज वाई ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का क्वेश्चन. यू कैन रिमेंबर दिस बट इसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे यहाँ पे. नेक्स्ट. Smoke emerging from a campfire at the bottom of a hill is being observed by a person at some distance. It is evening and the sun has just set behind the hill. Consider regions 1 and 2 of the smoke going up in the sky. ये तो आप वो देख ही पा रहे होंगे, हमने जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखा था उससे रिलेटेड ये ऑब्जर्वेशंस दे रहा है. तो 1 and 2 of the smoke going up the sky. Let us stop this question from our exercise because इसमें एक वो डायग्राम मिसिंग है जो कि मैं डालना भूल गया. तो आई विल कीप दिस क्वेश्चन फॉर द नेक्स्ट टाइम. ये क्वेश्चन अच्छा है, ये हम ट्राई कर सकते हैं इसमें क्योंकि कई चीजें ऑप्शंस कई सारे हो सकते हैं या एक ऑप्शन भी हो सकता है. बट इसको हम नेक्स्ट क्लास में डील कर लेंगे फटाक से नया टॉपिक स्टार्ट करने के पहले. सो दैट विल बी ऑल. इसमें डायग्राम मिसिंग है इसलिए मैं अच्छे से बता नहीं पाऊँ. तो thank you for your patience. Light is finished. We have come a long way, and you guys have been very patient with other things that have been that we have been doing together. So thank you, and have a nice day. Keep studying hard.